वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हम काम करने लगे हैं वो है 9th क्लास फिजिक्स यूनिट नंबर 2 काइनेमैटिक्स। तो आए पहले देखते हैं काइनेमैटिक्स क्या होता है, उसके बाद हम इस यूनिट के क्वेश्चंस की तरफ। काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन ये है कि वी स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड वी डोंट नो द रीज़न ऑफ देयर मोशन। यानी हम उनकी मोशन तो पढ़ते हैं लेकिन हमें वजह नहीं पता होती कि उनमें जो मोशन हो रही है उसकी वजह क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं वेलोसिटी। अब हमें पता है वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी वक्त के साथ जितना डिस्प्लेसमेंट कवर होगा या चेंज होगा वो क्या कहलाएगी वेलोसिटी। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है ये इसकी वजह क्या बन रही है। ऐसे ही सेम एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये वेलोसिटी चेंज होने की यहाँ पे वजह क्या है। इसके ऑपोजिट एक ब्रांच है चैप्टर नंबर 3 में डायनामिक्स। उसमें ये होता है कि हम मोशन तो पढ़ते हैं लेकिन साथ मोशन की वजह भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो आए अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला सवाल है, एक्सप्लेन ट्रांसलेटरी मोशन एंड गिव एग्जाम्पल ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। तो हमें यहाँ पे कहा गया है कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है, ट्रांसलेटरी मोशन बयान करें कि क्या होती है, एंड गिव एग्जाम्पल ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। पहले ट्रांसलेटरी मोशन बताएंगे, फिर ट्रांसलेटरी मोशन की हमारे पास 2-3 टाइप्स हैं वो देखेंगे और फिर उनको एग्जाम्पल के साथ हम एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन हैं जिसमें से हमसे पूछी गई है ट्रांसलेटरी मोशन। तो आइए देखते हैं ट्रांसलेटरी मोशन क्या है। द मोशन ऑफ अ बॉडी एज अ होल, यानी एक पूरी बॉडी की मोशन अलोंग अ लाइन, एक लाइन में, विच मे बी स्ट्रेट और कर्व, जो कि सीधी भी हो सकती है और मुड़ी हुई भी हो सकती है, इज कॉल्ड स्टेशनरी ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बॉडी की स्ट्रेट लाइन में मोशन हो या एक कर्व्ड पाथ में, यानी एक मुड़े हुए रास्ते पे या एक सर्कल में उसकी मोशन हो तो वो क्या कहलाएगी, ट्रांसलेटरी मोशन। दिस मोशन इज विदाउट रोटेशन। यहाँ पे इनके कहने से क्या मुराद है विदाउट रोटेशन, यानी एक बॉडी सर्कल में तो मूव कर सकती है लेकिन वो अपने एक्सिस के गिर्द नहीं मूव कर सकती, रोटेट नहीं कर सकती। तो ये जो रोटेशन है ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। तो आप सुने, आपने सुना होगा, बल्कि आपने अपनी डेली लाइफ में ये फील किया होगा कि जो आपकी वॉशिंग मशीन और स्पिनर होती है वो उसकी सर्कुलर मोशन नहीं होती, उसकी कर्व्ड मोशन नहीं होती, उसकी रोटेटरी मोशन होती है। कैसे, यानी वो एक जगह पे रुकी होती है, एक जगह पे रुकी हुई अपने एक्सिस के इर्द गिर्द मूव कर रही होती है। अब सपोज कर लें ये आपकी वॉशिंग या स्पिनर की जो अंदर वाला जार होता है ये वो है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जार जब हम पीछे से स्विच को ऑन करेंगे तो ये जार, ये इसका सेंटर है, ये जो लाइन रोटेड लाइन कंसीडर की है, और ये इस सेंटर को हम इसका क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। इसके इर्द गिर्द क्या करेंगे, ये जो अब हमारा जार है या टब है ये रोटेट करेगा। सर्कुलर मोशन क्या होती है, सर्कुलर मोशन होती है ये, यानी लगा लें कि ये एक क्या है, इंसेक्ट है, एक कीड़ा है। एक इंसेक्ट क्या कर रहा है, ऐसे एक सर्कल में मूव कर रहा है। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन या कर्व्ड पाथ मोशन, बट दिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। ठीक है, आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे ये बात होगी कि द मोशन विदाउट रोटेशन, यानी जो ये हमारी मोशन होगी ये विदाउट रोटेशन होगी, स्ट्रेट या कर्व पाथ के अलोंग होगी और विदाउट एनी रोटेशन होगी। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन हैज़ फॉलोइंग कैटेगरीज। तो देखते हैं इसकी कैटेगरीज या टाइप्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहली कैटेगरी या टाइप है हमारे पास लीनियर मोशन, सेकंड है सर्कुलर मोशन और थर्ड है रैंडम मोशन। तो सबसे पहले देखते हैं लीनियर मोशन। Here the motion of a body along straight line is called linear motion. For example, the motion of a body falling freely and motion of aeroplane. अब कह रहे हैं कि एक ऐसी बॉडी जो कि स्ट्रेट लाइन मूव कर रही हो, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो, यहाँ पे कोई कर्व्ड पाथ का भी जिक्र नहीं है।
ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन में उन्होंने डेफिनेशन बताते हुए बताया कि कर्व पाथ भी हो सकता है, लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन यानी लीनियर से लगा लें कि लाइन, ठीक है ना, ए आर को निकाल दें तो ये क्या बन रहा है, लाइन, यानी मोशन हो रही है एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये कह रहे हैं अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली। फॉर एग्जाम्पल आप बॉल आपने हाथ में पकड़ी है और उसको छोड़ दें तो क्या होगा, वो फ्रीली क्या होगी, ग्राउंड को टच करेगी। दिस इज क्या है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी की एग्जाम्पल है। और मोशन ऑफ एरोप्लेन, अब एरोप्लेन है जो कि आसमान में उड़ रहा है, वो भी क्या मोशन होती है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन होती है। दीज बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन। नेक्स्ट क्या है, सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ अ बॉडी एज अ होल, यानी एक पूरी बॉडी की मोशन ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल is called circular motion. The motion of a stone tied at one end of a string and reeled in a circle है circular motion। अब कह रहे हैं कि circumference of circle क्या होता है, आए वो पहले मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे इन्होंने बात की है एक circumference of circle। ये भी जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही थी, अब ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। ये जो इसकी पूरी बाउंड्री है, ये जो पूरी इसकी बाउंड्री है, ये क्या है, इसका सरकमफेरेंस है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक अलग एग्जाम्पल देती हूँ बुक से। आपने देखी होगी ट्रेन, बच्चों का एक खिलौना होता है ट्रेन, और उसकी पटरी होती है, यानी उसका एक ट्रैक होता है, वो सर्कुलर पाथ में हमने सेट किया होता है। तो उसके ऊपर क्या होता है, जो ट्रेन है वो आपकी सर्कल में मूव करती है, ठीक है। जैसे अब इन्होंने एग्जांपल लिया कि आप क्या करें, एक वो ले लें, पत्थर ले लें और उसको एक धागा ले लें और धागे का एक एंड पत्थर से बांध दें और उसको क्या करें, आप एक सर्कल में घुमाएं, तो वो क्या करेगा, एक सर्कुलर मोशन करेगा। आप उसको पकड़ लें और घुमाएं तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारे पास एक सर्कुलर मोशन आ जाएगी। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। और हम सब ने बचपन में ये किया हुआ है, यानी कोई अगर धागा ना भी पकड़ाओ, कोई ना कोई ऐसी चीज़ हम पकड़ते थे और उसको एक सर्कल में घुमाने की कोशिश करते थे, घुमाते थे, तो वो कौन सी मोशन होती थी हमारे पास, सर्कुलर मोशन। थर्ड टाइप है हमारे पास रैंडम मोशन की। द मोशन ऑफ अ मून अर्थ अराउंड द सन एंड एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये सर्कुलर मोशन की उन्होंने इधर मेंशन कर दिए हैं। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मोशन ऑफ मून एंड अर्थ, यानी जो चांद और ज़मीन की सूरज के गिर्द गर्दिश है, आर एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। तो ये भी एक सर्कुलर मोशन की हमारे पास एग्जाम्पल है और ये काफ़ी बेस्ट एग्जाम्पल है। तो यहाँ से शुरू होती है हमारे पास रैंडम मोशन। द इरेगुलर मोशन ऑफ अ बर्ड, इंसेक्ट एंड मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर एग्जाम्पल ऑफ रैंडम मोशन। अब यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि इरेगुलर मोशन यानी जिसका कोई रेगुलर पैटर्न ना हो। तो अब देखें आपके पास क्या है, एक इंसेक्ट है, वो रैंडमली मूव कर रहा है, यानी आप लोगों ने अक्सर देखा होगा एक कीड़ी गुजरी होती है तो आप क्या करते हैं, आप सबने ये किया होगा, उसका रास्ता रोकते हैं, अपने हाथ से उसका रास्ता रोकते हैं, तो क्या पाथ बन जाते हैं, जिग जैग जिग जैग जिग जैग, यानी जिग जैग भी स्ट्रेट आ रही है, फिर इधर मुड़ गई, फिर इधर मुड़ गई। यानी इस किस्म का जो रास्ता होगा जो कि रैंडम मोशन होगी, ना तो वो कर्व्ड पाथ पे होगी, ना तो वो सर्कुलर होगी, ना वो स्ट्रेट लाइन होगी। जैसे परिंदे उड़ रहे होते हैं हवा में तो वो भी कभी दाएं कभी बाएं, तो इसी तरह इंसेक्ट, अभी मैंने जैसे आपको कीड़ी की एग्जांपल दी है, उसकी मोशन। और मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, अब देखें जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक कंटेनर में रैंडम मोशन में मूव कर रहे होते हैं, ना तो वो स्ट्रेट लाइन होते हैं, ना तो वो सर्कुलर होते हैं, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी अप कभी डाउन, कभी टिल्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाते हैं। तो ये सारी एग्जाम्पल्स हमारे पास किस में आती हैं, रैंडम मोशन में आती हैं। अब देखें यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दी हुई है, ये देखें ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल। इसे हमने देखा हुआ है आसमानी पंगूड़ा, हम तो बचपन में इसको ये कहते थे, ठीक है ना, फेरिस व्हील भी इसको कहते हैं। तो इसमें जो लोग बैठे हुए हैं वो एक एक दो दो तीन तीन सीट्स होती है ना इसमें, उसमें बैठे हुए हैं, लेकिन वो गिर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वो अपनी जगह पे क्या है, रोटेट नहीं कर रहे, वो स्टिल हैं। और जो हमारा सर्कल है वो जो हमारा ये व्हील है वो क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, व्हील सर्कुलेट कर रहा है। जो उसमें लोग बैठे हुए हैं वो रोटेट नहीं कर रहे। अगर वो रोटेट करना शुरू कर दें
तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है झूला उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, वो गिर जाएंगे। झूला ऐसे ऐसे घूमेगा ना, ऐसे 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 ऊपर नीचे, यानी ऐसे 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 ऐसे, तो क्या होगा फिर, वो तो गिर जाएंगे। तो यही वजह है कि वो आराम से इसके अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारा व्हील सर्कुलेट कर रहा है। अब दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, यानी कि आप गुजर रहे हैं और कोई लगा लें कि ये स्पीड ब्रेकर है, कोई स्पीड ब्रेकर आ जाता है, कोई कर्व्ड पाथ आपके रास्ते में आ जाता है और आप उसको इजीली क्रॉस कर लेते हैं, दिस इज आल्सो अ ट्रांसलेटरी मोशन। और हमारे पास कुछ और नीचे एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे कि ये एरोप्लेन और ये कार। क्या कह रहे हैं, अ कार एंड एन एरोप्लेन मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन आर इन लीनियर मोशन। ये भी हमारे पास एक लीनियर मोशन की एग्जांपल है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे वो है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, रेस्ट एंड मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, लीनियर एंड रैंडम मोशन, जो कि अभी भी हमने पढ़ी है, और लीनियर मोशन पढ़ी है, रैंडम अभी आपको पढ़ाएंगे और वो भी आपने अभी अभी देखी भी है, दोबारा आपको पढ़ाएंगे, एंड स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो अब इनका डिफरेंस देखते हैं। अब देखते हैं पहला हमसे क्या पूछा गया, रेस्ट एंड मोशन। व्हेन बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग देन इट इज इन मोशन। अब देखें, दो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, दो लोग बैठे हुए हैं, एक आदमी सीट से उठ के चलना शुरू कर देता है, तो उसने क्या करनी शुरू कर दी, उसकी जो सराउंडिंग है, उसकी सराउंडिंग पे एक आदमी बैठा हुआ है ना, तो उसने नोट किया कि अब जो मेरे साथ वाला है वो उठ के चलने लग पड़ा, तो उस सराउंडिंग के लिहाज से उसने क्या शुरू कर दी, मोशन। एंड व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग देन इट इज एट रेस्ट। अब देखें, दो लोग बैठे हैं और वो दोनों लोग बैठे ही रहें, उन दोनों में से कोई भी उठ के ना चले तो वो दोनों किस पे होंगे, रेस्ट पे होंगे। और ये ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि एक दोनों में से एक उठ के चलने लग पड़े, तो दूसरे वाला जो उसकी सराउंडिंग में बैठा हुआ है उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो क्या कहेगा कि ये बॉडी अब किस में है, मोशन में है। नेक्स्ट वन हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन। तो देखते हैं, व्हेन बॉडी मूव्स in an circumference of a circle, in a circumference, in a आएगा यहाँ पे, ठीक है, when a body move in a circumference of a circle then it is circular motion। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया circumference of circle में मूव करती है तो क्या वो कहलाएगी circular motion। but when body spin about its own, ये own है, own axis, तो ये क्या कहलाएगी, इट इज रोटेटरी मोशन। जैसे मैंने आपको रोटेटरी मोशन में एग्जांपल किसकी दी थी, वो जो हमारे पास वॉशिंग या स्पिनर का जो टब होता है या जार होता है, जब वो घूमता है तो वो अपने ही इर्द गिर्द घूमता है। और यहाँ पे मैंने आपको दो एग्जांपल दी थी, एक वो वाली जो ट्रेन एक सर्कुलर ट्रैक पे घूमेगी, यहाँ आप एक पत्थर को धागे से बांध के जब घुमाएंगे तो एक सर्कुलर पाथ बनेगा। दीज बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट। तो इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज कर जाते हैं, तो आपने बिल्कुल पैनिक नहीं होना। तो थर्ड वन हमसे क्या पूछा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का हमसे क्या पूछा गया, डिफरेंस पूछा गया। तो पढ़ते हैं क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अलोंग अ पाथ ऑफ एनी शेप इज कॉल्ड डिस्टेंस कवर्ड, बट शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, आइए मैं आपको ज़रा ड्रॉ करके समझाती हूँ। ये देखिए, हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है, बी है। तो अब आप क्या करते हैं, डिस्टेंस में उन्होंने ये कहा कि कोई दो पॉइंट के दरमियान जो भी फासला तय किया जाएगा वो डिस्टेंस होगा। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो हम सफ़र तय करेंगे वो क्या कहलाएगा, हमारे पास डिस्टेंस कहलाएगा। तो क्या है, अब आपने, क्योंकि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए आपके पास इन्फिनिट पाथ होंगे, ठीक है, आप किसी भी पाथ से जा सकते हैं, आप इस किस्म के पाथ से भी जा सकते हैं, ये पाथ 1, ये पाथ 2 और ये पाथ 3। तो देखें, पाथ 1 दिस इज आल्सो डिस्टेंस और पाथ 2 दिस इज आल्सो डिस्टेंस, लेकिन जो पाथ 3 है हमारे पास ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो कोई भी नहीं है ना, स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है हमारे पास। तो क्या होता है, अब आपको एग्जांपल देती हूँ, आप घर से स्कूल आते हैं, एकेडमी आते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो क्या होता है, आपके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, आप कोशिश करते हैं मैं उस रास्ते से जाऊं जो सबसे छोटा हो, लेकिन वो रास्ता भी क्या होता है, डिस्टेंस कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। अगर आपके घर लगा लें, ये आपका क्या है,
घर है, होम है, और ये क्या है, आपका स्कूल है। अगर आपके घर और स्कूल के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन खींच दी जाए तो फिर वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, क्योंकि वो सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होगा, वो कहलाएगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो क्लियर हुआ, उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट फोर्थ पे हमसे पूछा गया कि व्हाट इज स्पीड एंड वेलोसिटी, तो पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। डिस्टेंस कवर्ड पर सेकंड इज कॉल्ड स्पीड, यानी एक सेकंड में या कुछ स्पेसिफिक टाइम में जो हम डिस्टेंस कवर करते हैं वो क्या कहलाएगी, हमारी स्पीड कहलाएगी। एंड डिस्प्लेसमेंट मेड पर सेकंड, एक सेकंड में या एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा वो क्या कहलाएगी, वेलोसिटी कहलाएगी। आइए इसको भी आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। तो स्पीड हमारे पास क्या होती है, स्पीड क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, या जो एक सेकंड में या एक स्पेसिफिक टाइम में डिस्टेंस चेंज हो रहा है वो हमारे पास क्या है, स्पीड है। क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी हमारे पास क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ये दोनों क्वांटिटीज़ एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। अगर ये क्वांटिटी स्केलर है तो ये क्वांटिटी भी स्केलर होगी। अगर ये क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी वेक्टर है तो ये वाली क्वांटिटी भी वेक्टर होगी। तो देखें स्पीड क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। क्या हो रहा है, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं है स्पेसिफिक हमारे पास, ठीक है ना। डिस्टेंस आपने क्या किया, डिस्टेंस कवर किया है दो पॉइंट्स के दरमियान, और उसके डिफरेंट डायरेक्शंस हो सकती हैं, डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं, तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो आगे देखते हैं वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट आपको पास उसकी डायरेक्शन भी होती है, यानी स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी के दरमियान क्या है, इसकी डायरेक्शन है ए टू बी। तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर है, तो वेलोसिटी की डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इट्स आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन जो यूनिट्स हैं दोनों के यूनिट्स होंगे सेम, इनमें एक सिमिलैरिटी है कि इनके यूनिट्स क्या होंगे, सेम। लेकिन डिस्टेंस के मीटर और टाइम के सेकंड, मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट के क्या होते हैं मीटर, और टाइम के क्या होंगे सेकंड। तो इन दोनों के यूनिट्स क्या होंगे, सेम, बट दिस बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। हमारे पास जो स्पीड होगी वो हमेशा, स्पीड हमेशा स्केलर होगी और वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, वेक्टर होगी, यानी वेलोसिटी की हमारे पास एक डायरेक्शन होगी और स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट पूछ रहे हैं व्हाट इज लीनियर एंड रैंडम मोशन। तो ये है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन, बट मोशन अलोंग अ जिगजैग पाथ इज कॉल्ड रैंडम मोशन। अभी आपको मैंने बताया था कि जो एक स्ट्रेट लाइन मोशन होगी, यानी एक कार है वो एक रोड पे सीधी लाइन में मूव कर रही है, ठीक है, तो ये क्या होगी, स्ट्रेट लाइन मोशन होगी। और रैंडम मोशन क्या होगी, मोशन ऑफ इंसेक्ट्स, जैसे अभी आपको मैंने पीछे एग्जांपल दी थी कि जो इंसेक्ट्स या जो बर्ड्स होते हैं वो जैसे एक रैंडम मोशन में मूव कर रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड, यानी जिगजैग पाथ पे मूव कर रहे हैं ना, यहाँ पे मेंशन है जिगजैग पाथ, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, रैंडम मोशन। तो आगे पूछ रहे हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स ओनली, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज के यूनिट्स भी होते हैं हमारे पास और मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है, लेकिन इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे अभी हमने पीछे देखा है डिस्टेंस एंड स्पीड, उनकी यूनिट भी है और उनका मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है। बट वेक्टर क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। अब वेक्टर क्वांटिटीज के यूनिट होंगे, मैग्नीट्यूड भी होगा, लेकिन इनकी डायरेक्शन भी होगी। जैसे अभी हमने डिस्प्लेसमेंट की बताई, वेलोसिटी की बताई, एक्सेलरेशन की बताई। जैसे अब आपकी कार मूव कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो आप कहेंगे कि आपकी कार स्ट्रेट लाइन में टुवर्ड्स नॉर्थ या टुवर्ड ईस्ट या टुवर्ड वेस्ट मूव कर रही है, तो क्या किया आपने, साथ पे डायरेक्शन को भी ऐड कर दिया। तो नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं हमसे, डिफाइन द टर्म स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। तो स्पीड के बारे में अभी अभी आपको मैंने बताया, डिस्टेंस कवर्ड पर सेकंड, यानी डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एस से, एस ओवर टी, यानी डिस्टेंस कवर्ड पर सेकंड। तो इसके यूनिट क्या हो गए, मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट इसके एक और यूनिट भी होते हैं स्पीड के, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। यानी अगर आप एक कार चला रहे हैं, एक ट्रक चला रहे हैं, एक बाइक चला रहे हैं, तो आप बताते हैं कि 1 किलोमीटर इसने कितने सेकंड्स में या कितने मिनट्स में। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपकी सवारी ने, जो भी आपकी व्हीकल है, उसने 1 किलोमीटर 3 मिनट में कर लिया, यानी 1/3, ठीक है।
तो आप इसको आर को उसमें मिनट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ आप लगा लें कि आपने 500 किलोमीटर आपने कोई 4 घंटे में कर लिया, ठीक है। तो क्या होगा, किलोमीटर पर आवर, यानी कितने किलोमीटर कितने आवर्स में आपने तय किए हैं, ठीक है। अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से और डिवाइड करना होगा 3600 से। तो आपके पास ये किलोमीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर सॉरी, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके यूनिट आपको मैंने बताया था सेम होंगे किसके, स्पीड जैसे, मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट आती है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक हो गया। तो वेलोसिटी एक स्पेसिफिक टाइम में जब चेंज हो रही है वो क्या प्रोड्यूस करेगी हमारे पास, एक्सेलरेशन, और इसके यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैन अ बॉडी मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड हैव अ एक्सेलरेशन। कह रहे हैं एक बॉडी है वो बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, यानी कि वो जितनी स्पीड से स्टार्टिंग में इनिशियल पॉइंट से मूव कर रही थी फाइनल पे भी उतनी ही स्पीड से मूव कर रही है, तो क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो आपसे मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी, किसी भी किस्म की मोशन हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट हो, दो चीज़ें उसमें होती हैं, एक होती है स्पीड, एक होती है डायरेक्शन, ठीक है ना। तो अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी अगर डायरेक्शन चेंज करेगी तो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, कांस्टेंट बात कर रहे हैं ना, कांस्टेंट वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं ना, कांस्टेंट वेलोसिटी में अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तब भी हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, अगर स्पीड चेंज हो रही है तब भी हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर डायरेक्शन और स्पीड दोनों कांस्टेंट हैं, यानी दोनों चेंज नहीं हो रही, यानी हर पॉइंट पे सेम है, तो फिर हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। यहाँ पे इन्होंने कहा है ना कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, तो उन्होंने कहा कि अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही हो तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन होगी। आपको मैं साथ एक बात बता दूं, अगर एक लीनियर मोशन में विद सेम स्पीड सेम डायरेक्शन मूव कर रही होगी स्ट्रेट लाइन में, तो फिर उसमें कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। देखिए ना, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं सर्कल में, लगा लेंगे इनफाइनेटेसिमल है, यानी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा और करीब करीब है। तो क्या है, हर पॉइंट पे क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो क्या होगा, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होने की वजह से तो हमारी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे भी पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, येस इट इज़ पॉसिबल द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बॉडी विच मूव विद कॉन्स्टेंट स्पीड बट हैज़ एक्सेलरेशन। यहाँ पे भी देखें यूनिफॉर्म मोशन, जो हमारी मोशन है वो यूनिफॉर्म ही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मोशन की स्पीड सेम है, यानी वो नहीं वैरी कर रही, लेकिन क्या है, एक सर्कल में कर रही है, तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डू राइडर्स इन अ फेरिस व्हील पोजेस ट्रांसलेटरी मोशन बट नॉट सर्कुलर मोशन। तो इसका मैं आंसर आपको बताती हूँ। ये देखिए हमारे पास ये एक फेरिस व्हील बना हुआ है, ठीक है, आसमानी झूला या आसमानी पंगूड़ा, इसको काफ़ी डिफरेंट नेम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसको फेरिस व्हील भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक हो गया। इसमें जो लोग बैठे हुए हैं वो स्टिल अपनी जगह पे क्या हैं, अपनी जगह पे वो स्टॉप हैं, यानी रेस्ट में हैं। वो ये जो झूला है हमारा इस तरह से रोटेट नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो ये सिर्फ, यानी जो इसके अंदर ये सीट्स बनी हैं वो रोटेट नहीं कर रही, वो स्टिल हैं, अपनी जगह पे हैं। तो क्या ये जो हमारा व्हील है ये रोटेट कर रहा है, यानी ये रोटेट नहीं कर रहा, यानी ये एक सर्कल में मूव कर रहा है, जिसकी वजह से इसमें जो लोग बैठे हैं उनको कुछ भी नहीं होगा, वो अपनी जगह पे स्टेशनरी रहेंगे। तो इसका आंसर ये है, राइडर्स इन फेरिस व्हील पोजेस translatory motion because they are moving on circular path without any rotation. This is perfect answer for 2.6 question. Question number 2.7 है, sketch a distance time graph for a body starting from a rest. How will you determine the speed of a body from this graph? ठीक हो गया। तो अब सबसे पहले हमें पता है कि हम एक XY एक्सिस लेंगे, उसमें जो टाइम है, डिस्टेंस टाइम का हमने ग्राफ बनाना है ना, तो टाइम हम लेंगे एक्स एक्सिस पे और डिस्टेंस लेंगे हम वाई एक्सिस पे, और हम फ्रॉम रेस्ट यानी फ्रॉम ज़ीरो स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
जब हम फ्रॉम ज़ीरो स्टार्ट करेंगे तो टाइम के साथ साथ हमारा डिस्टेंस इंक्रीज होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ेगा। यानी 1 सेकंड पे लगा ले हमने 10 मीटर कवर कर लिया है, 2 सेकंड पे हमने 20 मीटर कवर कर लिया है, तो इस तरह हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो अब वो कह रहे हैं कि आपने हाउ विल यू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ बॉडी फ्रॉम दिस ग्राफ, स्पीड कैसे फाइंड करेंगे। तो स्पीड फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे इसका स्लोप लेंगे। तो स्लोप में क्या आता है, y एक्सिस ओवर x एक्सिस। y एक्सिस पे हमारे पास डिस्टेंस है और x एक्सिस पे क्या है, हमारे पास टाइम है। वैसे भी अगर देखें तो स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो स्लोप का फॉर्मूला भी होता है हमारे पास डिस्टेंस का यानी y एक्सिस ओवर x एक्सिस, y ओवर x एक्सिस। तो ये हमारे पास अगर हम स्लोप लें तो हमारे पास क्या बन रहा है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो ये हमारे पास स्पीड का भी यही फॉर्मूला है। अब हमसे सवाल किया जा रहा है कि व्हाट वुड बी द शेप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। अब कह रहे हैं कि जो हमारा स्पीड और टाइम के दरमियान ग्राफ है एक बॉडी का, तो और वेरिएबल स्पीड है, जो हमारे पास स्पीड है वो वेरिएबल है, टाइम के साथ ना यूनिफॉर्म नहीं है। यानी मतलब कि 1 सेकंड बाद देखेंगे 1 पे वो 10 थी, फिर 2 सेकंड पे वो 20 मीटर थी, 3 सेकंड पे वो 30 थी, यानी 10 10 10 10 एक इक्वल एक यूनिफॉर्म हमारे पास चेंज आ रहा था। तो अब हमारे पास अगर यूनिफॉर्म चेंज ना हो तो वो पूछ रहे हैं कि ग्राफ की शेप कैसी होगी। द शेप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक zigzag when the body has variable speed। यानी जो पहले हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ रहा था अब उसकी शेप हमारे पास क्या हो जाएगी, zigzag हो जाएगी। ये देख लें आप, ये हमारे पास टाइम है और ये हमारे पास क्या है, स्पीड है। यानी टाइम के साथ ये जो हमारी स्पीड है ना, कभी ज़्यादा हो रही है कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा कभी कम कभी ज़्यादा, यानी एक लीनियर, ये एक यूनिफॉर्म सा चेंज नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ये हमारे पास एक जिगजैग पाथ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी। अब कह रहे हैं स्पीड टाइम ग्राफ से हम इन चारों में से कौन कौन सी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं, एक है इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम के रिस्पेक्ट जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो फाइंड कर सकते हैं यानी, और लास्ट में पूछ रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये स्पीड टाइम का ग्राफ है। तो सबसे पहली चीज़ हमसे पूछी कि इनिशियल स्पीड, तो ऑब्वियस सी बात है इनिशियल पॉइंट से हम क्या कर सकेंगे, इनिशियल स्पीड फाइंड कर लेंगे, जो कि यहाँ पे हमारे पास फिलहाल 0 ही है, लेकिन ये इस पॉइंट से भी स्टार्ट हो सकती है, इससे भी, यहाँ से भी, तो ये डिफरेंट हो सकता है, ये ऑलवेज 0 नहीं होगा। उसके बाद पूछ रहे हैं फाइनल, तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ पे जाके ये हमारा स्ट्रेट लाइन रुकेगी तो वो हमारे पास क्या होगी, फाइनल होगी। अब हमसे पूछ रहे हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम, कि एक टाइम के अंदर, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर ये कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। तो ये हमारे पास टाइम है और ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। तो हम किसी भी पॉइंट पे लगा लें कि हमने इस टाइम पे फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, तो हम इस तरह से ये ड्रा करेंगे और देख लेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। ये हम स्लोप के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। स्लोप हमारे पास होता है y ओवर x, यानी ऊपर हम किसकी वैल्यू लिखेंगे, स्पीड की, और नीचे किसकी लिखेंगे, टाइम की वैल्यू लिखेंगे। तो हमारे पास इस पॉइंट पे जो भी वैल्यू होगी स्पीड की विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट पूछ रहे हैं हमारे पास एक्सेलरेशन, कि एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, ये एक लीनियर मोशन है, यानी स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो है वो स्पेसिफिक चेंज आ रहा है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है। तो हम यहाँ पे इसकी एक्सेलरेशन हरगिज़ फाइंड नहीं कर सकते, यानी ये एक यूनिफॉर्म हमारे पास मोशन हो रही है, यूनिफॉर्म मोशन, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे जो हमारे पास मोशन है वो यूनिफॉर्म है, सेम है, जिसकी वजह से हम इसकी एक्सेलरेशन नहीं फाइंड कर सकते, या एक्सेलरेशन यहाँ पे आप कह सकते हैं कि क्या होगी, 0 होगी। वैसे भी यहाँ पे हम स्पीड और टाइम के साथ डील कर रहे हैं, यहाँ डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के साथ अगर हम डील कर रहे होते, क्योंकि स्पीड तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी के बारे में कुछ कर रहे होते डिस्कस, तो फिर भी हम एक्सेलरेशन फाइंड करने के कुछ चांसेस होने थे हमारे पास, यानी हम ये कह सकते थे कि एक्सेलरेशन 0 है। लेकिन यहाँ पे हम ये कह ही नहीं सकते कि यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रही है, क्योंकि स्पीड और टाइम की बात हो रही है और स्पीड से हम एक्सेलरेशन नहीं फाइंड कर सकते। एक्सेलरेशन हम डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को लेके फाइंड कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटीज बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, कि वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो इसका आंसर देखते हैं। ग्राफिकली अ वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विद एरो हेड एट इट वन एंड। ठीक है ना, जोन सी क्वांटिटी हमारे पास वेक्टर होती है हम उसके ऊपर एक एरो हेड डाल देते हैं। द लेंथ ऑफ इट्स स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड एरो हेड शोज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो मैं यहाँ पे आपको यहीं पे बता देती हूँ कि ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। तो इसके ऊपर पहले हमने लाइन डाली और फिर ये क्या कर दिया, आगे एरो हेड बना दिया। तो इस वेलोसिटी के ऊपर जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या, वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करिए, और ये जो आगे एरो हेड है, एरो से क्या होता है, यानी फ्रॉम दिस टू दिस साइड पे जा रहे हैं। तो ये क्या हमारे पास एक हेड जो है ये पोजीशन शो करेगा, ये जो लाइन है वो क्या शो करेगी, मैग्नीट्यूड। जो हेड होगा वो क्या करेगा, शो के इसकी डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई वेक्टर क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर क्वांटिटीज। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब ये हमें कहा जा रहा है कि स्केलर क्वांटिटीज की तरह वेक्टर क्वांटिटीज को हम क्यों नहीं ऐड कर सकते, वाई। जैसे आपको पता है कि स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी मैस है ना एक स्केलर क्वांटिटी। आपके पास कितना मैस है, फॉर एग्जाम्पल 4 kg मैस है, ठीक है, तो मैस की कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है। इस तरह अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी इंक्लूड होती है। यानी आपकी जो गाड़ी है वो 500 किलोमीटर पर और या 500 किलोमीटर पर 2 और में 5 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है फ्रॉम या टुवर्ड ईस्ट। तो क्या होगी, हमारे पास डायरेक्शन भी आ गई। अब आपको उसकी अमाउंट तो पता लग गई, या कितने मतलब कि मैग्नीट्यूड के कितने टाइम में वो कितना ट्रैवल कर रहा है, लेकिन अब उसकी डायरेक्शन भी है। तो उसके लिए हेड टू टेल रूल हम इस्तेमाल करते हैं। हेड टू टेल रूल आप लोगों ने पढ़ा, लेकिन थोड़ा सा मैं भी आपको बताती हूँ ताकि आपको दोबारा से रिफ्रेश हो जाए। ये देखें, ये आपके पास होता है हेड टू टेल रूल, यानी एक वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर v1 वेलोसिटी का, दूसरा वेक्टर उसकी टेल से उसकी टेल उसकी हेड से लगेगी, ठीक है, और वो आगे को मूव करेगी। ये हमारे पास सेकंड वेक्टर है वेलोसिटी का। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा, फाइनल वेक्टर होगा या फाइनल वेलोसिटी होगी, उसकी जो टेल होगी वो फर्स्ट वेक्टर की टेल से मिलेगी, और उसका जो हेड होगा वो सबसे लास्ट वेक्टर के हेड से मिलेगा। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी 1 प्लस वेलोसिटी 2। इस तरीके से हम क्या करते हैं, वेक्टर्स को ऐड करते हैं, और यहाँ पे वेक्टर्स को ऐड करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो सिंपली होता है स्केलर में, ठीक है ना, मैस क्या है, मैस है हमारा 3 kg और मैस 2 कितना है हमारा 2 kg। तो आप सिंपली फाइनल मैस कर लेंगे 1 + 2, तो ये हमारे पास 5 kg आ जाएगा। इसमें डायरेक्शन तो इंक्लूड ही नहीं है, तो इसलिए आपको इसको ऐड करने में आसानी होगी, और जबकि वेक्टर्स को हम इस तरह ऐड करेंगे। अब हमसे बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन कर रहे हैं कि हाउ आर वेक्टर क्वांटिटीज़ इंपॉर्टेंट टू अस इन आवर डेली लाइफ। कह रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज़ हमारी डेली लाइफ में किस तरह से ज़रूरी हैं। सोचने वाली बात है ना। अगर हम साइंस को अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो कहीं ना कहीं सारी साइंस इम्प्लीमेंट हो रही है हमारी डेली लाइफ में, ठीक है ना। जैसे अभी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन चीज़ों की हम एग्जांपल ले रहे हैं, डिफरेंट किस्म की मोशंस की ले रहे हैं, तो ये हम अपनी डेली लाइफ में फेस कर रहे हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज़ कैसे इंपॉर्टेंट हैं, आए देखते हैं। इन आवर डेली लाइफ द वेक्टर क्वांटिटीज़ आर कम्प्लीटली एक्सप्रेशन और एक्सप्लेन्ड ओनली व्हेन देयर डायरेक्शंस आर आल्सो कंसीडर। फॉर एग्जांपल, आप क्या करते हैं, स्कूल के लिए आते हैं, ठीक है ना। स्कूल के लिए आएंगे तो आपकी एक स्पेसिफिक आप एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। आप गलत डायरेक्शन में चलेंगे तो आप स्कूल नहीं पहुंचेंगे। आप क्या करते हैं, आप बैठे हुए हैं रूम में, और रूम से उठ के कहाँ जाते हैं, आप चले जाते हैं किचन में। तो आप एक डिस्टेंस या एक अमाउंट ऑफ डिस्टेंस तो ट्रैवल करेंगे, या एक अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी अगर एक डायरेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मोशन करेंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी रूम से आपका किचन बिल्कुल डायरेक्ट है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, यानी डिस्प्लेसमेंट के साथ आपकी एक डायरेक्शन भी होगी, ठीक है ना। तो कोई भी काम करते हैं हम, कहीं भी जाते हैं, कहीं भी आते हैं, कुछ भी उठाते हैं, कुछ भी रखते हैं, तो इन सब में एक डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है ना। तो डेली लाइफ में हम
काम जो करते हैं या काफ़ी एक्शंस जो करते हैं वो वेक्टर्स होते हैं, यानी उनकी एक अमाउंट तो होती है, उसके साथ साथ उनकी एक डायरेक्शंस भी होती हैं। Derive equations of motion for uniformly accelerated rectilinear motion। अच्छा जी, तो कह रहे हैं यहाँ पे कि मोशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड रेक्टिलीनियर मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म का मतलब आपको पता है, इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने ड्राइव करनी है। यहाँ पे ना बोर्ड वाले ऐसे ही करते हैं, या बोर्ड वाले या टीचर आपका घुमा के आपको चीज़ें बताते हैं। देखे ना, अब सिंपली यहाँ पे पूछ लेता कि इक्वेशंस ऑफ मोशन, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आप जो ये हमें गिवन है ये ड्राइव करें, लेकिन उसने कहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड रेक्टिलीनियर मोशन। यूनिफॉर्म का तो आपको पता है कि सेम टाइम, एक टाइम के साथ सिमिलर चेंज है, यानी जितना टाइम चेंज हो रहा है उतना ही डिस्टेंस चेंज हो। ठीक है, और एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेशन का भी आपको पता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, यानी एक स्पेसिफिक टाइम में एक स्पेसिफिक चेंज आए एक्सेलरेशन में। और रेक्टिलीनियर मोशन, यानी ये इस सारी लाइन को अगर मैं एक अल्फाज में बयान करूँ ना, रेक्टिलीनियर मोशन का होता है कि स्ट्रेट लाइन में मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन जो हो वो यूनिफॉर्म हो, सेम हो इन अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो उसको बयान करें, यानी हमें इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में ही यहाँ पे इनडायरेक्टली हमसे पूछा जा रहा है। तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आपकी बुक पे भी ड्राइव हुई हैं, तो ये इजीली आप ड्राइव कर देंगे। यहाँ हो सकता है आपसे ये भी पूछा जैसे कि राइट यहाँ पे ड्राइव लिखा है ना, तो यहाँ पे सिर्फ ये भी पूछ सकते हैं कि राइट इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड रेक्टिलीनियर मोशन, तो सिर्फ आप इसको लिख देंगे। अगर आपको ड्राइव करने के लिए कहा जाए तो आप ड्राइव करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि स्केच अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ मोशन ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी के लिए वेलोसिटी टाइम का ग्राफ स्केच करना है। फॉर द ग्राफ एक्सप्लेनिंग ईच स्टेप, ग्राफ ईच स्टेप को यानी एक्सप्लेन कर रहा हो, यानी क्लियर हो। कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस, अच्छा कवर्ड बाय द बॉडी, कह रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रा करें और जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है उसको एक्सप्लेन करें। तो ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, यानी एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, और इनिशियल से फाइनल टाइम पे जा रहा है, और ये हमारे पास एक लीनियर मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। तो कह रहे हैं कि अब हमने जो एरिया देखना है उसके अंडर क्या है, और उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस करेंगे। द एरिया अंडर द ग्राफ इज रेक्टेंगल हुज एरिया इज, ठीक है ना, V/T, ठीक है ना, ये एक रेक्टेंगल है हमारे पास V/T। तो क्या है, ये y एक्सिस है हमारे पास, और ये क्या है, x एक्सिस है। ठीक है, x एक्सिस पे हमारे पास क्या है, टाइम, और y एक्सिस पे क्या है, ये वाला जो y एक्सिस है इस पे हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। इन दोनों को आपस में कर दें मल्टीप्लाई, तो एरिया आ जाएगा, और एरिया के साथ साथ जो एरिया आएगा वही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस कवर होगा। आए हम वेलोसिटी के फॉर्मूला से देखते हैं। वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर हम इसको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को इधर कर दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, v/T। तो सेम यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, v/T विच इज़ वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। चले हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट नंबर 3 के एक्सरसाइज क्वेश्चन में।